हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनीता सक्सेना। आज हमारी क्लास होगी बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिसका टॉपिक है यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग का यूज कहाँ पर होता है, इसका मीन्स क्या होता है और क्यों ये यूनिट कॉस्टिंग का अध्ययन किया जाता है। चलिए इस क्लास में आइए जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स बता देते हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे आप इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। सेकंड, here does it use, इसका यूज कहाँ पर होता है। एंड थर्ड, ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। फोर्थ, एलिमेंट्स ऑफ cost under unit costing. And fifth, statement of costing and its components. तो यूनिट कॉस्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स यूनिट कॉस्टिंग में यूज किए जाते हैं। और यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग में कि यूनिट कॉस्टिंग का मीन क्या होता है। मीनिंग, यूनिट कॉस्टिंग is the method where cost per unit of output of production is calculated. सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट यूनिट कॉस्टिंग। Unit costing is the method where cost per unit of output or production is calculated. Means हमें यूनिट कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जहां पर हम किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो ऐसी फैक्ट्री जहां पर मैस प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट क्या बहुत ही बड़े पैमाने का प्रोडक्शन वर्क होता है, तो वहां पर यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। सेकंड ऑफ जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो कॉन्टिन्यूअसली होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस वो वर्क होना चाहिए, मींस जो प्रोडक्शन हो रहा है या जिस चीज का जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। एंड थर्ड, जो भी प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होना चाहिए।
बड़े पैमाने पर कोई भी उत्पादन कार्य किया जाता है और लगातार वो प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। साथ ही वो प्रोडक्ट जो है आइडेंटिकल होना चाहिए, मींस एक समान रीति से एक समान प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि हमको पेन दिखाइए, उसने पेन का पूरा बंडल दिखाया, उस बॉक्स में जो पेन का बॉक्स था उसमें 10 पेन है, तो आप उसकी और उसने कहा कि ये बॉक्स जो 110 पेन है इसमें उसका रेट क्या है 100 रुपीज है। तो आप आसानी से उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। कितना होगा, एक पेन कितने का होगा, जब 10 पेन की प्राइस है 100 रुपीज तो एक पेन का रेट क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 रुपीज, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसने आपने कहा हमें 2 पेन दे दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में क्या है कि एक पेन 10 रुपए का, 2 पेन कितने के 20 रुपए के, लेकिन उसने कहा नहीं ये पेन कितने का है 50 का है। तो आपने कहा क्यों, जब 10 पेन है उनकी कीमत कितनी है 100 रुपए, तो एक पेन कितने का हुआ 10 रुपए का। तो उसने कहा नहीं ये पेन जो है इसकी सभी जो भी 10 पेन है इनकी प्राइस डिफरेंट अलग अलग है, मींस एक पेन 15 रुपए वाला है, कोई 20 का है, कोई 30 वाला है। तो इन दोनों को जो आपने पेन लिया है उसका प्राइस कितना है 50 रुपीज, मींस ये। तो अगर प्रोडक्ट अलग अलग होगा, मींस इसका है कि अगर प्रोडक्ट अलग अलग होगा तो वो यूनिट कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होगा, मींस जो भी प्रोडक्शन होना चाहिए वो एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, उसका रेट भी एक ही होना चाहिए और सिमिलर होने चाहिए वो। अब हम देखेंगे इस यूनिट कॉस्टिंग का यूज कहाँ पर होता है, कौन सी इंडस्ट्री में इनका अधिक यूज होता है। तो देख लीजिए एग्जांपल, माइनिंग में या कह सकते हैं कॉलरी में, कॉलरी फैक्ट्री, कॉलरी के बाद शुगर मिल आदि में इनका यूज होता है, जहां पर लगातार प्रोडक्शन पर होता रहता है। साथ में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के मटेरियल या कॉस्ट यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी आपने समझा कि जो यूनिट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, फर्स्ट नंबर कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाती है, साथ में हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, इसमें कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपने अभी जाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट्स। यूनिट कॉस्टिंग हम क्यों लगाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम यूनिट कॉस्टिंग का यूज करते हैं, मींस यूनिट कॉस्टिंग में हम क्या निकालते हैं, कुल लागत, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या होगी उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड है फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट के साथ साथ हम हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट भी निकालते हैं कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट क्या है। थर्ड नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस एंड टेंडर प्राइस। यूनिट कॉस्टिंग में हम सेल्स प्राइस और टेंडर प्राइस की भी गणना की जाती है इसमें। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। लागत का नियंत्रण करने, कोई भी कॉस्टिंग मेथड होती है उसका मुख्य उद्देश्य लागत को कम से कम करना, जिससे कि हमको अधिकतम प्रॉफिट हो सके। तो इस यूनिट कॉस्टिंग का भी मुख्य ऑब्जेक्ट है लागत को कम से कम करना, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट कंट्रोल। तो हम यूनिट कॉस्टिंग का यूज क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना,
सेकंड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, थर्ड सेल्स प्राइस और टेंडर प्राइस ज्ञात करना और लास्ट में लागत पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। Elements of cost under unit costing। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर यूनिट कॉस्टिंग। किसी भी प्रोडक्शन वर्क के लिए हमें तीन कॉस्ट की आवश्यकता होती है। एलिमेंट्स कॉस्ट तीन प्रकार के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखिए एलिमेंट्स कॉस्ट कौन कौन से हैं, इसमें कौन से यूज होते हैं यूनिट कॉस्टिंग में। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है आपका ओवरहेड्स। यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट मटेरियल है क्या। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्ट एक्सपेंस, कोई भी प्रोडक्शन वर्क होता है तो उसमें ये उस प्रोडक्शन से डायरेक्ट मटेरियल का सीधा संबंध होता है, मींस ये रॉ मटेरियल का वर्क करता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा, लकड़ी, वुड। अगर शुगर मिल है तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा इसका, शुगर केन मींस गन्ना। गन्ना इसके लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा। मींस डायरेक्ट मटेरियल से ऐसे मटेरियल, ऐसी कॉस्ट या ऐसे एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन में उस प्रोडक्ट से सीधे रिलेटेड होता है, मींस रॉ मटेरियल का वर्क करता है। डायरेक्ट लेबर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी प्रोडक्शन वर्क में सीधे तौर पर मींस डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। इसके साथ साथ है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मटेरियल है और लेबर भी है, उसके साथ साथ हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं जो हमारे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट से सीधे रिलेटेड होते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये भी प्रोडक्शन वर्क से डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं। मींस इन तीनों के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि बताइए क्या, अगर मटेरियल नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन वर्क होगा, नहीं होगा। चलिए मटेरियल है हमारे पास, रॉ मटेरियल हम ले लिए, लेकिन हमारे पास लेबर नहीं है तो बिना मजदूरों के काम संभव नहीं है। और यदि मान लीजिए लेबर भी आ गई है तो कुछ एक्सपेंस भी करने होते हैं, मींस जैसे हथौड़ी चाहिए, कील चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उस अदर एक्सपेंस जो है उसके लिए भी हमें तभी वो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो तभी वो प्रोडक्शन बनकर कंप्लीट होता है। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बट जो ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओवरहेड थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड है ऑफिस ओवरहेड एंड थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स को अलग से भी क्लासिफाइड किया गया है थ्री टाइप्स में। फर्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेकंड वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड थर्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। लेकिन यूनिट कॉस्टिंग हम पढ़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड
एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में यूज होते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन, या फैक्ट्री में जो लेबर लगी हुई है उनकी वेजेस, कोई एम्प्लॉय है उनका जो भी सुपरविजन चार्जेस होते हैं, ये सब मींस जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क है उसमें जो एक्सपेंस किए जाते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड incurred in ऑफिस, मींस कहाँ किए जाते हैं, ऑफिस में किए जाते हैं, जैसे ऑफिस सैलरी, ऑफिस इंटरेस्ट या ऑफिस से रिलेटेड कोई भी खर्चे, मींस हम ऑफिस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस। जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो उसे बेचना होता है, बेचने के लिए कुछ हमें एक्सपेंस करना पड़ता है जिससे कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। मींस जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, वो गोदाम तक पहुंच गया, तो गोदाम से लेकर कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो आगे देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Components of cost sheet। यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे कॉस्ट शीट में, आइए इनको देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका प्राइम कॉस्ट। Prime cost is the main component of cost sheet. Means जो prime cost है cost sheet का सबसे मुख्य कंपोनेंट है। इस ये कैसे निकलता है, इसमें यदि हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को हम अगर जोड़ लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमें प्राइम कॉस्ट याद हो जाती है। सेकंड इसका कंपोनेंट है कॉस्ट शीट का फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हमने बताया, फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जो भी प्रोडक्शन वर्क होता है उसमें जो खर्चे आते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं। तो यदि हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड तो इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाती है। क्या जाती है, सेकंड आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट सेकंड कंपोनेंट है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी, हम प्राइम कॉस्ट को में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं। थर्ड नंबर है आपका इसका कंपोनेंट ऑफिस कॉस्ट, या हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, यदि हम वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट की जगह हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। साथ ही कभी कभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस दिया जाता है, तो यदि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। चलिए देखते हैं कॉस्ट शीट। इसके कंपोनेंट्स हैं प्राइम कॉस्ट फर्स्ट, सेकंड फैक्ट्री कॉस्ट, थर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्थ टोटल कॉस्ट। अभी हमने बताया सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। तो कॉस्ट शीट देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हम टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं अमाउंट इन रुपीज एंड कॉस्ट पर यूनिट कंपोनेंट है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किस किस को ऐड करके आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में यदि हम ऑफिस ओवरहेड को इंक्लूड कर देते हैं तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यदि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो हमारी आ जाती है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में यदि हम प्रॉफिट या लॉस को ऐड कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाती है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स को एक और देख लेते हैं। मटेरियल फर्स्ट क्या है? मटेरियल। यदि क्वेश्चन में कभी कभी मटेरियल नहीं दिया रहता तो हम मटेरियल कैसे निकालेंगे? देख लीजिए इसका फॉर्मूला, मटेरियल कंज्यूम। जब कुछ इंफॉर्मेशन दी हो और हमें डायरेक्ट मटेरियल ना दिया हो तो हम मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐड कर देते हैं परचेज और इसमें भी ऐड कर देते हैं फ्रैट या कैरीज इन वर्क। या फ्रैट और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
रॉ मटेरियल, इन तीनों को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने पर हमारा क्या आ जाता है, मटेरियल कंज्यूम। तो यदि हमें मटेरियल बाई चांस नहीं दिया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो चलिए देखिए, कभी कभी हमें लेबर और एक्सपेंस आपको दिए रहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। कभी कभी फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज दिया रहता है, कभी दिया रहता है किस पर निकालना, अक्सर नहीं भी दिया रहता। तो अगर नहीं दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो हम उसको डायरेक्ट लेबर पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड 60%, तो हम किस पर निकालेंगे, लेबर का 60% निकालेंगे। यदि कोई इंफॉर्मेशन अलग से दी हुई है तो हम उस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट है, तो फिर जो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद फिर ऑफिस ओवरहेड, इसका भी कोई परसेंट दिया रहता है, तो अक्सर इसे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए दिया है ऑफिस ओवरहेड 50% ऑफ वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम उसका परसेंट निकाल देते हैं। बाई चांस अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन दी है तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस दिए रहते हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। दो आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। इसका मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है। मटेरियल दिया हुआ है 36,000 एंड 30,000। तो आर्टिकल ए का 36,000 एंड आर्टिकल बी का 30,000। लेबर आपको दिया हुआ है 60,000 एंड 24,000। 60,000 एंड 24,000। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। दिया हुआ वर्क ओवरहेड are 60% of labor, means work overhead हमें दिया है 60% of labor and office overhead दिया हुआ है 20% of work cost। एंड लास्ट आपका दिया हुआ है प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट। चलिए, हमें क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनानी है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, एक बार क्वेश्चन और लिख लीजिए। दो आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। इसका आर्टिकल ए का मटेरियल है 36,000 एंड आर्टिकल बी का है 30,000 एंड लेबर दिया हुआ है आर्टिकल ए का 60,000 और आर्टिकल बी का 24,000। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे वर्क ओवरहेड इज 60% ऑफ लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड is 20% of work cost and profit is 10% of cost। चलिए, इसको हम कैसे लगाएंगे, कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। इसके अमाउंट रहेगा एक कॉस्ट पर यूनिट का। तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल, इसमें हम फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि दो आर्टिकल दिए हुए हैं, तो हम दो कॉलम बनाएंगे, आर्टिकल ए आर्टिकल बी। इसमें यूनिट नहीं दी हुई है तो हम यूनिट का कॉलम नहीं बनाएंगे।
ये है आपका प्रैक्टिकल बुक का 4 नंबर क्वेश्चन है। आर्टिकल ए, आर्टिकल बी। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट मटेरियल लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आर्टिकल ए का 36,000 एंड 30,000। लेबर दिया हुआ है 60,000 एंड 24,000। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए हैं, इसको हम नहीं कर देते हैं या फिर आप मत लिखिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्राइम कॉस्ट। देखिए कितना आ जाएगा? 96,000 और 64,000 हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट हमारा कितना है? 96,000 एंड 64,000। इसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 6% और लेबर किस पर देंगे? लेबर पर। लेबर देखिए आर्टिकल ए का कितना है? लेबर पर कितना निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए का लेबर हमारा है 60,000। इसका हम निकालेंगे 60%। 60%, 60/100, 36,000 कितना जाएगा हमारा? 36,000। हम यहाँ लिखेंगे 36,000। इसी तरह हम आर्टिकल बी का निकालेंगे 64,000 24 इसकी लेबर है 24,000 इंटू 60%। 40,400 कितना आ गया हमारा? 40,400 हमने यहाँ लिख दिया। इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा आ रहा है 1,32,000 और इसका आ जाएगा 78,400। इसके बाद देखिए ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है। ऑफिस ओवरहेड कितना हमारा? 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना है? 1,32,000 एंड 78,400। इसका हम निकाल लेंगे 20%। चलिए देखिए आर्टिकल ए का ऑफिस ओवरहेड होगा वर्क कॉस्ट 1,32,000। इसका आपका 20%। इसी तरह इसमें आर्टिकल बी में निकाल लेंगे 78,400। इसका भी 20%। 20 बन गया, 25 गया। देखिए कितना आएगा? इसको निकाल लीजिए। 5 2 10, 3 5 6 30 और 5 4 26,400। हम इसको लिखेंगे 26,400। लिखिए। अब इसको भी हम निकालेंगे इसी तरह 78,400 का आपका आ जाएगा 30,000। इसको निकालेंगे 30,680। 680 20%। टोटल काटेंगे इसको भी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ हम टोटल कॉस्ट भी करेंगे क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस इसमें दिया नहीं है। हम टोटल कॉस्ट भी इसमें टोटल कॉस्ट हमारी आ गई। ऐड कर लेंगे इसको। चलिए देखिए 400 8 5 1 1,58,000
82,080। अब देखिए हमारा सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने डायरेक्ट मटेरियल लिखा, फिर डायरेक्ट लेबर लिखा, दोनों को ऐड कर लिया, हमारा क्या आ गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हमने क्या किया ऐड, फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऐड किया, तो हमारा क्या आ जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट लिखेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा सेल्स। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है कॉस्ट का 10%। अब इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है देखिए 1,58,400, इसमें हम 10% प्रॉफिट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 15,840 और इसका आ जाएगा 82,080 का 10% 8,280। इनको भी ऐड कर देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। देखिए इसका आ गया सेल्स 1,74,240 एंड सेकंड का है आपका आर्टिकल 2 का 90,360। इसको एक और ऐड कर लेते हैं, कितना है 88,209,90,288। यूनिट कॉस्ट एक बार फिर से पूरा ऑल ओवर देख लीजिए। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जहां पर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड, इसका यूज कहां होता है, ऐसी जगह जहां पर मैस प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है एंड जो भी प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है, वहां पर यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है अभी हमने बताया, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट उतना और साथ में सेल्स और टेंडर प्राइस। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमने सेल्स निकाली, सेल्स कैसे निकाली, इन सबको हमने ऐड किया, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे हमारा सेल्स आ जाता है। सेल्स प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, जैसे हमने कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी और उसको 30 रुपए में हमने क्या की बेच दी, या मान लीजिए 20 रुपए हमने कोई वस्तु बनाई और 30 रुपए में हमने उसको बेची, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 10 रुपीज। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा सेल्स माइनस कॉस्ट। मींस अगर हम सेल्स प्राइस में से कॉस्ट को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो इसकी कंपोनेंट और इसमें हम जब यूनिट कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमको कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। कॉस्ट शीट में एक बार और देख लीजिए इसकी कंपोनेंट। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है। वर्क कॉस्ट कैसे आता है, जब प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाती है। वर्क कॉस्ट में अगर हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है और टोटल कॉस्ट में यदि हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो सेल्स आ जाती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।